साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। अपनी साइबर लापरवाही से आप देश को खतरे में तो नहीं डाल रहे। कई ऐसे खतरे जो साइबर जगत से जुड़े हैं, जिनके माध्यम से हम आप अगर एहतियात बरतें तो देश को रख सकते हैं सुरक्षित। टेररिस्ट ग्रुप सोशल मीडिया यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मैसेज डिसेमिनेशन करना होता है, इको चैम्बर बना के उनका आइडियोलॉजी का अंजाम दे सके। बाजार जो होते हैं वहाँ पे हमारे पब्लिक में कैमरास होते हैं, किसी को पासवर्ड मिल जाता है डिफ़ॉल्ट, तो उसके लिए वो पूरा बाजार मॉनिटर करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मकान मालिक हैं तो अपने किराएदार का सत्यापन जरूर करवाएं। तो लोगों की सहूलियत के लिए दिल्ली पुलिस ने तो ये ऑनलाइन भी कर रखा है। नमस्कार। दिल्ली में लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट, आतंकी हमला। खबर तो हम सब ने देखी, लेकिन इस खबर के अलग अलग तार हमें साइबर की दुनिया के उन खतरों की ओर भी इशारा करते हैं जिनकी हम बात तो करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। आज ऐसे कई पहलुओं को मैं कार्यक्रम में आपके सामने रखूंगी। फिर निर्णय आपको करना है कि कहीं अपनी साइबर लापरवाही से आप देश को खतरे में तो नहीं डाल रहे। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। दिल्ली ब्लास्ट केस में उमर और अन्य डॉक्टर्स आज व्हाइट कॉलर टेरर का चेहरा प्रस्तुत करते हैं। सफेद पोश आतंकी है ये, और ये वे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, कई तो टॉपर्स तक हैं। लेकिन तकनीक का कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है ये उसमें भी बहुत माहिर है। हालांकि साइबर यानी ऑनलाइन क्या गैजेट्स हैं, क्या एप्स हैं, किस तरीके से ऑनलाइन तकनीक को, साइबर की दुनिया को ये मिसयूज करते हैं, उसका भी उदाहरण ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट प्रस्तुत करते हैं। ब्लास्ट में जांच को लेकर जो बातें, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो गौर करने लायक हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े संदिग्ध डॉक्टर्स ने ही साजिश रचने के लिए स्विस एनक्रिप्टेड ऐप थ्रीमा का प्रयोग किया। और इस ऐप की खासियत यह है कि इसमें फोन नंबर्स या ईमेल आईडी की जरूरत नहीं होती, तो पहचान छिपी रहती है। यही नई तकनीक के और पहलू भी हैं जिनका इन्होंने दुरुपयोग किया है। जैसे ये जो फरीदाबाद मॉड्यूल था, ये पाकिस्तानी जैश हैंडलर्स के साथ संपर्क में था। कैसे? एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप ग्रुप्स के जरिए। जी हाँ, इन ऐप्स पर बनाए गए थे ग्रुप्स जिसमें जोड़ा गया था युवाओं को। टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर इन्हें सारी इंस्ट्रक्शंस, कट्टरवाद की ओर धकेलने वाले वीडियोस, बम बनाने के वीडियोस भेजे जाते थे। यहीं पर इन डॉक्टरों को इंसान से आतंकी बनाया जा रहा था। तो सोशल मीडिया पर जो पॉपुलर एप्स हैं, ये उन्हीं को यूज कर रहे थे एक दूसरे से बात करने के लिए। वैसे शक ये भी है कि इन्होंने सेशन ऐप का भी प्रयोग किया। वैसे ये कम चर्चित ऐप है, इसमें भी आपको फोन नंबर या ईमेल आईडी की जरूरत नहीं होती, और ये ऐप मैसेज को कई सर्विस लोकेशंस पर भेजता है, और इस वजह से आईपी एड्रेस भी ट्रेस करना मुश्किल होता है। ऐप यूज करते हुए फोन का जियोलॉजिकल डेटा भी सेव नहीं होता, और अकाउंट बनाने के लिए चाहिए होता है सिर्फ डिस्प्ले नेम, एक नाम, और उसके बाद किसी भी अन्य अकाउंट की आईडी को डालकर सीधे उससे मैसेज पर बात की जा सकती है। कहां से मैसेज आ रहा है इस सेशन ऐप में किसी को पता ही नहीं चलता, और इसी वजह से ऐसे ऐप्स जिसमें आपकी पहचान छिपी रहती है, ये आतंकी गुट ऐसे ही ऐप्स को अधिक यूज करते हैं। कहा यह जा रहा है कि व्हाट्सएप पर इनकी आतंक की पाठशाला जोर शोर से चलती थी, जहां इन्होंने 100 से अधिक युवाओं को जोड़ा हुआ था। गौर करें, 100 से अधिक युवा, और ये सब इस ब्लास्ट के बाद डरकर ये ग्रुप छोड़ गए। और ये वे लोग हैं जो अभी हम लोगों के बीच में ही मौजूद हैं। इन लोगों को पहचानना और पहचान कर सही राह दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कट्टरवाद से प्रभावित हैं, और शायद इन्हें सही मार्ग नहीं दिखाया गया तो भविष्य के आतंकी बन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, लड़का है, लड़की है,
वो किन वेबसाइट्स पे जा रहा है, क्या उसके बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है, क्या वो कटा-कटा सा लग रहा है। अगर बिहेवियर में बहुत बड़ा एक चेंज लग रहा है और राजनैतिक से लेके धार्मिक सोच में एक बहुत कट्टरवाद बढ़ रहा है, तो उसको सोशल मीडिया पे अगर कुछ अलग किस्म के दोस्त मिल रहे हैं या ऑनलाइन पे बहुत गैर वक्त में वो देखता रहता है, ऐसे हालात में उसको चेकिंग करनी चाहिए। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से ही आतंकवादी संगठनों ने युवाओं को भर्ती करने के तरीके बदल दिए हैं। अब ये आतंकी उन लोगों को चुन रहे हैं जिनकी साफ छवि हो, यानी पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों को ये जिहाद, कट्टरता का पाठ पढ़ाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में परवेज कहता था आतंक तो अल्लाह का पैगाम है। इस सच्चाई से इतर कि खुदा, अल्लाह या कोई भी धर्म मासूम लोगों की जान लेने की बात कभी नहीं करता। कट्टरपंथ की ओर झुकाव व्यवहार में, बातचीत में भी झलक जाता है। इसे इग्नोर ना करें, युवाओं से बात करें। धर्म की आड़ में इन्हें आतंक की आग में झोंका जा रहा है और इन्हें रोकना हमारा फर्ज भी है और कर्तव्य भी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म की कमेटी भी कहती है कि आतंकवादी गुट अब डिजिटल स्पेस को यूज करते हैं, जैसे ऑनलाइन फोरम्स, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स और गेमिंग प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम्स भी इस प्रक्रिया को और मजबूत करते हैं। कैसे? यहाँ ऐसे इको चैम्बर्स बनाए जाते हैं जहाँ केवल समान विचारों वाला कंटेंट ही दिखाई देता है और इस तरह चरमपंथी विचार तेजी से पैर पसारने लगते हैं। अगर आप कट्टरवादी कंटेंट देख रहे हैं तो एल्गोरिदम ऐसा है कि आपको वही कंटेंट बार बार नजर आता है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा के साथ साथ अब लिंक्डइन पर भी युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अधिक खतरनाक है ऑनलाइन गेम्स। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। मेरे से कोई नहीं बच सकता। हाय, हेलो। तुम बहुत अच्छा गेम खेलते हो। गेम में तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है। हे, थैंक्स। तुम्हें गन चलाना बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें असली गन चाहिए? असली? हाँ, फिर तुम गेम की तरह दुश्मनों को भी ऐसे शूट कर सकते हो। दुश्मन? जैसे गेम में तुम हीरो हो और विलेन को मारते हो, वैसे ही असली दुनिया में भी हीरो बनोगे। हाँ, बनूंगा रियल हीरो। पर करना क्या होगा? चलो, तुम्हें एक ग्रुप में जोड़ता हूँ, वहाँ खेलेंगे नया गेम। नया गेम? श्योर। तो युवा जो गेमिंग में अधिक हिंसक व्यवहार दिखाते हैं या फिर उनके कट्टरपंथी विचारों से सहमति दिखाते हैं, उनसे ये संपर्क बढ़ाते हैं। यही नहीं, आप सोशल मीडिया पर जिस तरह के कंटेंट को लाइक करते हैं या जिस पर कमेंट करते हैं, सभी पर इनकी नजर रहती है। और अगर आप वल्नरेबल दिखते हैं तो आपको जिहादी वीडियोस या मैसेजेस भेजकर आपका ब्रेन वॉश किया जाता है। ये वो तकनीक है जिसका इस्तेमाल ये आतंकी गुट करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की स्पेस पर सतर्क रहना जरूरी है। इसी वर्ष जुलाई में गुजरात एटीएस ने AQIS यानी अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट गुट के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वो भारत के विभिन्न राज्यों में सोशल मीडिया पर जिहादी प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। फरीदाबाद मॉड्यूल की ही बात करें, ये आत्मघाती हमलावर की तलाश में था। यानी कोई तो ऐसा युवा मिले जिसका ब्रेन वॉश इस कदर कर दिया जाए कि उसे सुसाइड बॉम्ब बनने के लिए तैयार किया जा सके। ब्रेन वॉश इसी को कहते हैं। उमर एक डॉक्टर था, पढ़ा लिखा था। उसके परिवार ने बहुत मुश्किलों से उसे डॉक्टर बनाया था। उनकी माँ का सोचिए, जिन्होंने उसे डॉक्टर बनाने के लिए, उसके बेहतर भविष्य के लिए जाने कितना कुछ सहा था। लेकिन उमर इनके बहकावे में आकर कट्टरवाद की भेंट चढ़ गया। जरा सोचिए, एक युवा जो अपने बेहतर भविष्य को लेकर सपने बुन रहा है, इंटेलिजेंट है, जिंदगी जीना चाहता है, एक दिन वो जिहाद के लिए कैसे तैयार हो जाता है? उसे धीरे धीरे झूठ दिखाकर, झूठी बातों में फंसाकर अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए आतंकी संगठनों के द्वारा तैयार किया जाता है। आतंकी विचारधारा से प्रभावित उमर जैसे ये स्लीपर सेल्स होते हैं, जिनके साथ जुड़ जाते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स, और ये सब दिखने में बिल्कुल सामान्य लगते हैं। आप विश्वास नहीं कर सकते कि उनके दिमाग में आतंक किस हद तक पल रहा है। टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे फेसबुक हो गया, टेलीग्राम, ट्विटर, ये सब यूज करते हैं
क्योंकि उनको मैसेज डिसेमिनेशन करना होता है। रिक्रूटमेंट इंडोक्ट्रिनेशन के लिए है और जिसपे उन्होंने ऑपरेशनल टैक्टिक्स और फंड रेजिंग भी कर सकते हैं। दूसरा है कि ये एक विजुअल प्रोपागेंडा और नैरेटिव का एक जरिया है जिसपे आप मार्टरडम नैरेटिव है और ये हजारों लाखों की तादाद पे पहुंचता है लोगों पे। और तीसरा है एक आइडेंटिटी बिल्डिंग है जो डिजिटल कम्युनिटी बनाता है। जैसे हम लोग देखें रेड फोर्ट पे एक डॉक्टर का ग्रुप बना हुआ था, तो इस तरह का एक इको चैम्बर बना के एक डिजिटल कम्युनिटी बनता है कि उनका अंजाम दे सके उनका आइडियोलॉजी। सोशल मीडिया जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, वो एक्चुअली सर्वेलेंस के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, नए लोगों को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो पहले सर्वे करते हैं, वो ये देखते हैं कि कहाँ पे कुछ लोग किसी ख़ास चैट बॉक्स पे या किसी ख़ास प्लेटफॉर्म है उसको जाके वो टारगेट करते हैं। जब उनको अपने जैसे लोग ऑनलाइन मिल जाते हैं तो फिर उनका रिक्रूटमेंट, उनका रेडिकलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो उनको ट्रेनिंग देने के लिए, चाहे उनको कॉम्बैट के लिए ट्रेनिंग देनी हो, चाहे उनको वेपन्स बनाने के लिए ट्रेनिंग देनी हो, विस्फोटक सामग्री बनाने की ट्रेनिंग देनी हो। और इसीलिए अपने आंख और कान हमेशा खुले रखें। ऑफलाइन वास्तविक दुनिया के साथ साथ ऑनलाइन साइबर दुनिया में भी सतर्क रहें। कुछ संदिग्ध दिखे तो परिवार और दोस्तों से बात अवश्य करें। यस तो तुम हो अंजलि कुमार, मैं सीनियर ऑफिसर रंजन। शुरू करो इसका इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेशन के दौरान कैमरा बंद मत करना। तुम्हारा अरेस्ट वारंट। तो कौन से टेररिस्ट ग्रुप से हो? टेररिस्ट ग्रुप? तुम्हारे पार्सल में जो ड्रग्स, फेक पासपोर्ट, वो कहाँ भेजे जा रहे थे? ये सब मेरा नहीं है सर। तुम्हारा आधार 4342 से एंड होता है? हाँ। इससे कई बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है तुम पे। कोर्ट प्रोसेस के लिए बैंक अकाउंट लॉगिन करो और स्क्रीन शेयर करो। अब एफडी तोड़ो और सारा अमाउंट कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करो। पैसे आ गए। अब बस थोड़ी देर में केस का स्टेटस समझ आ जाएगा। याद रखें, असली पुलिस ऑफिसर्स कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स द्वारा इंटरोगेशन नहीं करते हैं, ना ही आपके फाइनेंशियल डिटेल्स मांगते हैं। ऐसे कोई भी कॉल्स आए तो तुरंत डिस्कनेक्ट करें और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पे रिपोर्ट करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। किसी भी अपराध या आतंकवादी घटनाओं की जांच में सीसीटीवी बहुत महत्वपूर्ण होता है। दिल्ली ब्लास्ट में भी कई 100 सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को खंगाला गया और आरोपियों का पूरा रूट मैप किया गया कि ये आरोपी कहां गए थे और कहां से वापस दिल्ली पहुंचे और कैसे लाल किले तक पहुंचे, कितनी देर उनकी गाड़ी वहां पार्किंग में खड़ी रही और उसके बाद किस तरीके से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ बात हो रही है सीसीटीवी कैमरास की। आतंकवादी तत्व अपनी योजना के लिए तकनीक का बखूबी दुरुपयोग करते हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरास भी शामिल हैं। अपनी योजना की प्लानिंग जब करते हैं ये, तब वे अलग अलग स्थानों की रेकी करते हैं, वहां की सारी जानकारी हासिल करते हैं। बाजार, अस्पताल, स्कूल, तमाम संवेदनशील संस्थान, वहां से आने जाने वाले लोग कब आते हैं, कहां जाते हैं आदि। और ये जानकारी इन जगहों पर जो सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं वहां से इन्हें आसानी से मिल जाती है। ध्यान रहे, ये सब वे लोग हैं जो तकनीक में बहुत पारंगत हैं और इसी वजह से सीसीटीवी कैमरा भी इनके लिए एक हथियार बन जाता है। गुजरात के राजकोट का मामला याद है, जब एक मैटरनिटी हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरास हैक हो गए। पर जानते हैं उन्होंने ये किया कैसे? अधिकतर सीसीटीवीज में फैक्ट्री सेट पासवर्ड्स होते हैं, जैसे एडमिन 123, जिन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं है, और जो लोग इन्हें लगवाते हैं उन्होंने उन्हें बदला नहीं। तो हैकर्स ने इस आसान पासवर्ड का फायदा उठाया
और इस घिनौनी कार्यवाही को अंजाम दे डाला। तो आपके घर के बाहर आपने वो जो सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, क्या वो आपके द्वारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है या फिर फैक्ट्री सेटिंग्स का एडमिन 123 जैसा पासवर्ड ही उसमें एक्टिव? हमारे घर में जो हम सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं तो जो वेंडर होते हैं वो कंपनी वाले आके लगाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारी जो ड्यू डिलिजेंस होती है कि हमें कुछ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होते हैं कंपनी के जो उसके पीछे लिखे होते हैं और जनरली ढूंढने जाए तो मिल जाते हैं, और जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होते हैं उसके थ्रू कोई भी आके आपका कंपनी में, स्कूल में या आपके घर में अगर आपने अंदर लगा रखे बाहर लगा के, तो कोई भी आके आपका वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़ करके आपकी फीड देख सकता है। हमारे पब्लिक में कैमरास होते हैं, अगर उनकी कोई फीड कहीं मिल जाती है, किसी को पासवर्ड मिल जाता है डिफ़ॉल्ट, तो उसके लिए वो पूरा बाज़ार मॉनिटर करना बहुत आसान हो जाएगा। वो कहीं से भी बैठे हुए हैं, अपने किसी देश में बैठा है, बाहर बैठा है, वो पूरा देख सकता है आपको 24 घंटे। तो आपका सीसीटीवी आतंकी या अपराधी अपने मंसूबों के लिए प्रयोग ना कर सके, इसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। डिफॉल्ट पासवर्ड यानी फैक्ट्री के द्वारा सेट पासवर्ड तुरंत बदल डालें। मजबूत पासवर्ड लगाएं, आसान नहीं। रिमोट एक्सेस में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अवश्य यूज करें। पासवर्ड के साथ साथ फोन कोड भी ऐड करें, जिसका मतलब है कि कोई आपके सीसीटीवी में लॉगिन करे तो उसे पासवर्ड ही नहीं, फोन का कोड भी डालना होगा। तो ऐसे कई ऑप्शन सिक्योरिटी के दिए जाते हैं, उनका पालन करें। और ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो यहाँ सीसीटीवीज को अलग नेटवर्क पर ही रखा जाए तो सुरक्षा के लिए बेहतर है। किसी भी अपराध या आतंकी घटना में फोन का प्रयोग अवश्य होता है। अब तो बायोमेट्रिक देना पड़ता है अगर आप सिम खरीदते हैं, है ना? तो फिर इन आतंकियों को, अपराधियों को अवैध सिम कैसे मिल जाते हैं? बेटा, तुम्हारे दुकान में सिम कार्ड मिलती है क्या? हाँ अंकल, मिलती है। आपको किस कंपनी का सिम चाहिए? बेटा, मुझे टेलनॉर का सिम चाहिए जिसका नेटवर्क ठीक रहे। जी अंकल, आपको मुझे अपना आधार कार्ड और बायोमेट्रिक देना होगा। बायोमेट्रिक? जी अंकल, अब नियम है, सिम खरीदता हुआ बायोमेट्रिक देना होगा। ठीक है, बताओ क्या करना है। अंकल, यहाँ अपना अंगूठा लगाएं। ये तो एरर आ रहा है, फिर से लगाना पड़ेगा। अरे, फिर से फेल हो गया। शायद नेट स्लो होने की वजह से हो रहा है। अंकल, एक बार फिर से अंगूठा लगाएं प्लीज। ठीक है बेटा। लो अंकल, आपका बायोमेट्रिक हो गया। 30 मिनट के अंदर आपका सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद। अरे वाह, अंकल जी के नाम पर 2 और सिम कार्ड एक्टिवेट कर लिए। अब इन्हें महंगे दाम में बेचूंगा। आपने ध्यान दिया, इनके नाम पर 3 सिम इशू करा लिए जाते हैं। एक ये यूज करते हैं और 2 अवैध काम में प्रयोग होते हैं। इस तरीके के गलत काम किए जा रहे हैं और खबरों में भी हम आए दिन इस बातों से 2-4 होते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए आपको 2 काम करने चाहिए। पहला, चेक जरूर करें कि आपके नाम पर कितने सिम हैं। इसके लिए आपको संचार साथी पोर्टल या ऐप पर जाना होगा और वहां सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज यानी नागरिक केंद्रित सेवाओं पर जाकर अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन कितने हैं ये आप जान सकते हैं। इस विकल्प पर जब क्लिक करते हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होगा। आपके सामने जो पेज खुलेगा वो ये दिखाएगा कि आपके नाम पर कितने सिम है। अगर कोई सिम आप यूज नहीं कर रहे या फिर कोई ऐसा सिम आपके नाम पर है जो आपने लिया ही नहीं, तो आप उसे बंद कर सकते हैं या मेरा नहीं है इस पर क्लिक कर रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इसमें आपको रिक्वेस्ट आईडी मिलेगी, आप उसे अवश्य नोट कर लें। फोन कंपनी आपको एसएमएस या कॉल के माध्यम से अपडेट भी करेगी। दूसरी बात, आपके आधार का, आपके बायोमेट्रिक का दुरुपयोग ना हो इसके लिए अपने आधार के साथ अपना फोन नंबर और अपना ईमेल अवश्य जोड़ लें। इसे होता यह है कि जब भी कोई आपका बायोमेट्रिक यूज करेगा तो आपके पास मैसेज आएगा। वैसे आधार की सुरक्षा के लिए आप मास्क्ड आधार भी बना सकते हैं जिसमें पहले 8 नंबर नहीं दिखते। इसके लिए UIDAI पोर्टल पर आप लॉगिन करें। माय आधार में डाउनलोड्स पर जाकर जब आप अपना आधार नंबर डालेंगे तो आपको मास्क्ड आधार का विकल्प मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहीं अगर आपको फिजिकली आधार देना है तो आप ये मास्क्ड आधार भी दे सकते हैं। वैसे अब तो आप नया आधार ऐप भी यूज कर सकते हैं और इस ऐप की मदद से तो आप फोन पर ही कुछ ही सेकंड्स में बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकते हैं।
मतलब जरूरत पड़ने पर ही आप केवाईसी या बैंकिंग या सिम एक्टिवेशन के लिए इसे तुरंत अनलॉक भी कर सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी आपका बायोमेट्रिक आपकी अनुमति के बिना इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कुछ सावधानियां जिनका अगर हम ख्याल रखें तो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और अब आते हैं उस कार पर जिसमें विस्फोटक भरकर उसे लाल किले के पास उड़ा दिया गया। किसकी थी ये कार? जब जांच की आंच गहरी हुई तो पता चला कि ये कार तो कई बार बेची गई थी। पहले कार मालिक से सलमान ने 2020 में ये कार खरीदी और फिर मार्च 2025 में इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच दिया। लेकिन आरटीओ रिकॉर्ड्स में कार की जानकारी अपडेट ही नहीं की गई। हालांकि सलमान ने लीगल तरीके से अपनी ओर से इसको बेचा था, उसके पास सारे कागजात भी थे। ये कार कई बार और बिकी और अंत में जब आमिर ने उसे खरीदा तो यहां तक इस कार की बिक्री और खरीद में चूक किसकी थी, ये एक बड़ा सवाल है। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपसे कार खरीदते हैं, लेकिन वे आपको पैसे देते हैं, कागज देते हैं और कार ले जाते हैं। आप ये समझते हैं कि अब तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ही जिम्मेदारी है ना कि कार डिटेल्स को आरटीओ में अपडेट कराएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर आप गाड़ी बेचें या गाड़ी खरीदें तो फॉर्म 29 और 30 अवश्य भरा जाए। आपके नाम से गाड़ी आरटीओ रिकॉर्ड्स में हट जाए, ये बहुत जरूरी है और ये सुनिश्चित करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। तो ऑनलाइन फैसिलिटीज का, सुविधाओं का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन सावधानी से। एक बात की ओर ध्यान दें, मुजम्मिल गनी ने फरीदाबाद में 2 कमरे किराए पर लिए सिर्फ एक्सप्लोसिव्स रखने के लिए। उमर नूह में 10 दिन तक किराए के कमरे में रहा। मकान मालिकों की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? आप बताएं, क्या आप मकान मालिक हैं? क्या आपने अपना घर किराए पर दिया है? यदि हां, तो अहम सवाल, क्या आपने अपने किराएदार की पुलिस वेरिफिकेशन करवाई है? यदि नहीं, तो आप न केवल कानून तोड़ रहे हैं बल्कि ऐसे आतंकी तत्वों का काम भी आसान कर रहे हैं और देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बढ़े सुरक्षा स्तर के बीच दिल्ली पुलिस ने यह पाया कि हजारों मकान मालिक अभी भी अपने किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर गंभीर नहीं है। तो साइबर अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये तो आप ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर सर्विसेज में जाकर टेनेंट वेरिफिकेशन पर जाकर आप लॉगिन कर ये काम कर सकते हैं। तो देरी मत करिए। अगर आपने अपने किराएदार की वेरिफिकेशन नहीं करवाई है तो तुरंत ऑनलाइन जाएं और वेरिफिकेशन अवश्य कर डालें। आप अगर मकान मालिक हैं तो अपने किराएदार का सत्यापन जरूर करवाएं। तो दिल्ली पुलिस इंटेंसिव टेनेंट और सराउंड वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। किराएदारों का सत्यापन जरूरी है। अगर इसका वायलेशन होता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(1) के तहत उसमें FIR दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो लोगों की सहूलियत के लिए दिल्ली पुलिस ने तो ये ऑनलाइन भी कर रखा है, इसलिए लोग इसको ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। टेनेंट वेरिफिकेशन को अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाके भी करवा सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अमोनियम नाइट्रेट की खरीद बिक्री का खरीदार विक्रेताओं की तस्वीरें और सभी विवरण के साथ डिजिटल रिकॉर्ड रखना, सामग्री की ट्रैकिंग करना, अस्पतालों की डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की मेडिकल डिग्री सहित पूरा रिकॉर्ड रखना और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सेकेंड हैंड वाहनों की बिक्री पर ध्यान देना जैसे निर्देश इसमें शामिल हैं। कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे रेड अलर्ट के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। स्टॉक मार्केट चैंप्स पैसा डबल करे। हाँ शर्मा जी, ग्रुप ज्वाइन कर लिया। हाँ, पर आप लोग कौन? हम इस स्टॉक मार्केट फ्रॉड ग्रुप के मेंबर्स। और ये मास्टरमाइंड। बस अब आपको फंसाएंगे। और उसके लिए फेक स्क्रीनशॉट मैं बनाऊंगा और मैं फर्जी बैंक स्टेटमेंट्स। और मैं फेक ऐप डाउनलोड करवाऊंगा जो बिल्कुल रियल लगेगी। शुरू शुरू में पैसा बनेगा और फिर लालची शर्मा और पैसा लगाएगा। उसके बाद शर्मा जी, स्कैमर बता के नहीं आता, पर आपके लालच का फायदा उठा के सब ले जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती।
इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। रेड अलर्ट में आज बात लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर पेंशनर्स के साथ ऑनलाइन ठगी की। क्योंकि हर साल नवंबर दिसंबर में जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समय सीमा होती है, तो इसी दौरान साइबर अपराधी पेंशनर्स को निशाना बनाते हैं। बुजुर्गों को डिजिटल जानकारी कम होती है, उसी का ये फायदा उठाते हैं और इसके भी कई तरीके होते हैं। फर्जी कॉल या मैसेज भेजे जाते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है, पेंशन बंद हो जाएगी, या हम बैंक या पेंशन विभाग से बोल रहे हैं, वेरिफिकेशन पूरा करना है, फिशिंग लिंक भेज रहे हैं, इसे भर दें। घर बैठे ही इससे लाइफ सर्टिफिकेट आप अपडेट कर सकते हैं। बस आपको लिंक आता है, लिंक क्लिक करते ही आपका मोबाइल या लैपटॉप हैक हो जाता है। अगर ऐसा नहीं तो फिर सर्टिफिकेट जनरेट करने के नाम पर ही आपसे ओटीपी मांग लेते हैं और ओटीपी लेते ही बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। या फिर असली जैसे दिखने वाले फर्जी जीवन प्रमाण की वेबसाइट्स बना देते हैं, या बायोमेट्रिक के नाम पर ही आपका डेटा चुरा लेते हैं, या बात बात में ही मदद करने के बहाने स्क्रीन शेयरिंग एप्स जैसे एनीडेस्क क्विक सपोर्ट इंस्टॉल करवा देते हैं। आप इंस्टॉल भी कर लेते हैं और ऐप इंस्टॉल होते ही मोबाइल और बैंकिंग पर इनका पूरा नियंत्रण आ जाता है। तो ध्यान दें, ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जीवन प्रमाण पोर्टल या फिर उमंग ऐप का ही प्रयोग करें, या बैंक, पोस्ट ऑफिस, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी आप ये काम कर सकते हैं। तो सतर्क रहें, सजग रहें। तो आज के कार्यक्रम में हमने आपको दिल्ली ब्लास्ट के बारे में बताया और कैसे इसके जो तार साइबर जगत से जुड़े हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि उनको समझते हुए हम अपने आप को भी सुरक्षित रख सके और देश की सुरक्षा में भी अपना योगदान, अपना फर्ज निभा सके। और इसीलिए ये जानकारी अन्य लोगों के साथ भी अवश्य साझा करें। वैसे आपने भारी तादाद में अपने मैसेजेस, अपने ईमेल्स के माध्यम से हमारे साथ जो तार बांधा है उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। इस तरह ईमेल के माध्यम से हमारे साथ अवश्य जुड़े रहें। हमारा ईमेल आईडी एक बार फिर बता देते हैं, cyberalert.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और रहें साइबर अलर्ट। जय हिंद। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।